नमस्कार दोस्तों, आपको एक प्यारी सी राम राम मेरी तरफ से। और हम पढ़ने वाले हैं दिमाग, यानी दिमाग को दिमाग की तरह से पढ़ेंगे। तो दिमाग के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, समझना है आपको। बस आप वीडियो देखते रहिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम पढ़ रहे थे ब्रेन यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर मानव मस्तिष्क। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर हमने पढ़ा कि ब्रेन जो है उसको 3 भागों में बांटा था हमने। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन जो था उसको सेरिब्रम में बांटा था हमने। उसको हमने ओल फैक्ट्री। अब देखो, याद करने के लिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से आपको कल वाली क्लास पूरी याद हो जाएगी। और डाइनसोफेलान यानी थैलेमस और हाइपोथैलेमस। बस सेरिब्रम जितनी भी आपके बुद्धिमत्ता का केंद्र है, बुद्धि वाली बातें हैं, याद करना, मैथ निकालना, रीजनिंग निकालना, लॉजिकल चीज़ें जितनी भी है, ठीक है ना। आपको कुछ करना है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, आपकी बुद्धि कितनी तेज़ है, आप याद कितना रख सकते हो, बुद्धि वाली जो भी चीज़ है वो कैलकुलेशन करना है, तो वो दिमाग लगता है ना, जिसमें हम कहते हैं दिमाग लगेगा। इसमें दिमाग लगेगा, जिस चीज़ में दिमाग लगेगा, ठीक है ना, यानी आप जिस चीज़ में ये सोचते हो ये काम करने के लिए दिमाग लगेगा, सोचने की, समझने की क्षमता, सोचने की क्षमता, तो वो सारी चीज़ें आप किससे कनेक्ट करोगे? सेरिब्रम से। सबसे बड़ा भाग है, ये बताया था 2/3 भाग को कवर करता है ये। 80% जो इसका भाग कवर करता है ढक के रखता है। ठीक है, दिमाग का इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता का केंद्र कहा जाता है। तो बुद्धि वाली जितनी बातें हैं, सोचना, समझना, मैथ निकालना, कैलकुलेशन करना वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें जिसको आप सोचने यानी आप जो काम करना चाहते हो, आप जिस बात में ये कहते हो दिमाग लगेगा इस बात में, ठीक है ना, चाहे याद रखना हो, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें ऐसे। अब सूंघने में दिमाग थोड़ी लगेगा, ठीक है ना। सूंघना वह स्वाद को पहचानना काम है इसका, ठीक है ना, स्वाद को पहचाना। इससे कोई चीज़ें कनेक्ट नहीं होगी, देख लेना पूरे दिमाग में। बाकी शरीर के काम करेंगे, अपने आप कर रहे होंगे कोई, ठीक है, कोई अपने आप कर रहे होंगे, कोई अपने इच्छा के अनुसार कर रहे होंगे। शरीर अपने आप करता है, जिसको करना पड़ता है वो करना पड़ता है, उसके अंदर किसका काम है? सेरिब्रम का। ऐसे याद किया जा सकता है। थैलेमस क्या करता है जी? अब आपका दर्द है कितना सीने में, ठीक है, दर्द, आप गर्म है कोई चीज़ या ठंडी है, ठीक है। मेरा रेगुलर स्टूडेंट है ना, उसको मैं कहीं ना कहीं से पढ़ा के उसको याद करवा के जाता हूँ, ठीक है, तो भागना नहीं चाहता हूँ। गर्म, ठंडा और दर्द को पहचानने की जो अनुभूति है ना, वो थैलेमस में है। किस में है? थैलेमस में है। हाइपोथैलेमस आपकी जितनी भी फीलिंग है, जितनी भी फीलिंग्स है आपकी, वो प्यार, दर्द वो दर्द नहीं है जो चोट लगने से, वो दर्द चोट लगने से दर्द लगता है ना, उसको पहचानने का काम करता है। कोई रोड लगा दी, वो ठंडी है या गर्म, उसको पहचानने का थैलेमस काम करता है। कोई रोड लगा दी, कोई बर्फ़ लगा दी, वो ठंडी है, ये पहचाने का कौन? थैलेमस पहचानेगा। रोड लगा दी गर्म, वो क्या है? गर्म है, ये पहचानने का थैलेमस काम करता है। यानी शरीर के, ये किसके साथ? ये स्किन के साथ टच होता है, मान लो क्या है? स्किन के साथ। ये भी हमारा क्या है? एक सेंसरी नर्व है क्या, ठीक है। तो त्वचा जो स्पर्श को पहचानती है, उसके साथ कनेक्ट होता है। अब जो हाइपोथैलेमस है ना, वो क्या करता है? हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस फीलिंग्स यानी आपकी अंदरूनी फीलिंग्स है, जिसको आप मतलब कुछ मात्रा के अंदर प्रकट नहीं कर सकते, जिसको आप एक मतलब आकार नहीं दे सकते। भी मेरी फीलिंग इतना, मेरा प्यार इतना है, मेरा प्यार इतना बड़ा है, मेरा प्यार इतना है, मेरा प्यार इतना है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना।
उदास, मैं इतना उदास हूँ, मैं इतना उदास हूँ, मैं इतना उदास हूँ। तो ये जो उदास होना, घृणा करना, प्यार करना, नफरत करना, ठीक है, किसी के प्रति दया भावना रखना, किसी के प्रति निर्दयी भावना रखना, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से हो रही है? जितने भी फीलिंग है, सोच के देखो, जितनी भी फीलिंग है वो फीलिंग बाहर निकालो और वो किससे जोड़ दो? हाइपोथैलेमस। तो ये तापमान को नियंत्रण करता है, सबसे ज़्यादा बार टेम्परेचर कंट्रोल करता है ये शरीर का, ये सबसे बड़ा है। तापमान को पहचानने का काम कौन करता है? वो थैलेमस करता है। तापमान नियंत्रण करना, हमारे 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना हमारे शरीर को, इसके अप्रोक्सीमेट बनाए रखना, ये इसका काम। मिड ब्रेन का कुछ है ही नहीं, कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ दो है, हमारा सुनना व देखना को कंट्रोल करता है। यानी ये आपके जो सेंसरी ऑर्गन है, एक तो कान से जुड़ा होता है और एक विजुअल जो हमारे आई यानी आईज आँखों से जुड़ा होता है। तो आँख और कान से जुड़ा होता है और दोनों को कंट्रोल करता है कौन? मिड ब्रेन। इसलिए इसको छठी ज्ञानेंद्रिय भी कहा जाता है। याद रखो, 5 ज्ञानेंद्रिय तो आपको पता है, छठी ज्ञानेंद्रिय किसको कहा जाता है? तो छठी ज्ञानेंद्रिय किसको कहा जाता है? सेंसरी ऑर्गन भी कहा जाता है इसको, मिड ब्रेन को। और ये सबसे छोटा भाग है। बस इतना ही तो था यार, सबसे छोटा भाग है दिमाग का, सबसे छोटा भाग है, ये बात कहूँ मैं, छोटा भाग है। हिंड ब्रेन पढ़ना है हमें, अगर मस्त याद हो जाएगा ना ये तो, अब भी याद नहीं तो कभी याद नहीं, अभी याद नहीं तो कभी याद नहीं होगा आपको। ला ला ना 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 ना। अब पढ़ते हैं आगे का भाग, ठीक है। ये था पीछे का, कल आपने देखा, ठीक है, सीरियल में आता है ना, कल आपने देखा। और आज आप देखने वाले हो, क्या देखने वाले हो? पश्च मस्तिष्क। इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, मेरे को लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो। मस्तिष्क, मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क यानी पीछे का दिमाग, किसका? पीछे का, पीछे का यानी पीछे का दिमाग, पीछे तो देखो, यहाँ का दिमाग पश्च मस्तिष्क कहलाता है, यानी पश्च मस्तिष्क। क्लियर? ये 3 भागों में बंटा हुआ है, सेरी बेलम अनु मस्तिष्क। किसमें भाई? अनु मस्तिष्क, अनु ब्रेन स्टेम मस्तिष्क, तना बोल देते हैं इसको, मस्तिष्क क्या बोल देते? तना। और ये आगे फिर 2 भागों में बंटा हुआ है, एक को बोलते हैं पोन्स वेरियोलाई, वेरियोलाई, पोन्स वेरियोलाई, वेरियोलाई, पोन्स वेरियोलाई याद करना पड़ेगा भाई। मेडुला, मेडुला ओब्लोंगाटा, ओब्लोंगाटा। तो मेडुला ओब्लोंगाटा, क्या गाटा? कौन सा गाटा? मेडुला ओब्लोंगाटा। यानी 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 ये आपका दिमाग है। दिमाग रे दिमाग, तेरा आकार कैसा? गुनगुनाना, ये दिमाग, ये दिमाग, ये स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड आपकी, ठीक है। तो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग, 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 ठीक है, ये वाला भाग। दिमाग को पढ़ने के लिए दिमाग लगाओ भैया। दिमाग को पढ़ने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा सर जी, हाँ जी। ये आपका दिमाग।
और यहाँ पे एक भाग होता है इस प्रकार से, ये, और ये पूरा का पूरा भाग पश्च मस्तिष्क है। यहाँ से शुरू हो गया पश्च मस्तिष्क। इसको थोड़ा ऐसे भी कर देते हैं कई बार, है ना। ये हो गया आपका ये, ठीक है। इसको बोलते हैं पोन्स वेरियोलाई, पेन्स वेरियोलाई। और इसके आगे का जो भाग है ना, मैं इसको लाल लाल कर देता हूँ ना, लाल लाल कर देते हैं, इसको लाल लाल कर देते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये होता है मेडुला ओब्लोंगाटा, MO लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसको बोलते हैं सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है, अनुमस्तिष्क है ये। तो ये दिमाग का पश्च भाग है, यानी पीछे का भाग है पश्च मस्तिष्क। ये आपको पता ही है क्या, ये फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन है। और ये आपका मिड ब्रेन है, ये आपका सेरिब्रम है। क्या ये सेरिब्रम ऐसा देखता है ना, थोड़ा सा रंगीन दिखता है ना, मज़ा बहुत आता है ना। और ये फिर आपके आगे स्पाइनल कोड है, इसके बारे में अब आज हम पढ़ने वाले हैं, आज इसको भी ख़त्म करेंगे आप, ठीक है ना। ये आगे का भाग स्पाइनल है, स्पाइनल कोड है, ठीक है। तो देख लो आप कौन कौन से भाग पढ़ने हमें। ये आपका दिमाग है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस मैंने नहीं बनाया, छोड़ो उस बात को। ये आपका ऊपर का दिमाग है, ये मध्य मस्तिष्क है, ये पश्च मस्तिष्क, यानी पीछे का भाग है, उसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। अब अनुमस्तिष्क क्या करेगा, पोन्स वेरियोलाई क्या करेगा, मेडुला ओब्लोंगाटा क्या करेगा, इसके काम पूछने हमें, इसके क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं ये पूछने हमें, ये जानने हैं हमें, ठीक है। तो मैं अनुमस्तिष्क से स्टार्ट करूँ, चलो करते हैं ना। देखो एक तो ये तने जैसा नज़र आ रहा है ना, तना 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 तना, तो ब्रेन, ठीक है। तो एक आप ये कह सकते हो, इसको क्या कहा जाता है, लिटिल ब्रेन कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, लिटिल ब्रेन, फर्क समझना भैया। आल्सो कॉल्ड लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग, छोटा मस्तिष्क या छोटा दिमाग किसे कहा जाता है, याद रखना। छोटे दिमाग पे मत मारो, एक फिल्म भी है उसके अंदर कहा है भी छोटे दिमाग पे चोट लग जाएगी। छोटा दिमाग लिटिल ब्रेन है, मैंने ये नहीं कहा स्मॉलेस्ट ब्रेन है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। दिमाग का सबसे छोटा भाग पूछे ना तो मध्य मस्तिष्क है। छोटा दिमाग पूछे, छोटा दिमाग किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, सेरिबेलम रहेगा, अनुमस्तिष्क रहेगा, ठीक है। दूसरा ट्री यानी ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पौधा कहा जाता है इसको भैया, जीवन का पौधा। कैसा आकार है इसका, पौधे आकार के कारण तो नहीं कहा जाता, लेकिन याद करेंगे पौधे जैसा आकार है इसका, पौधा, ठीक है ना। जैसे बरगद का पेड़ हो गया आपका, पीपल का पेड़ हो गया, ऐसे नज़र आते हैं, उस तरीके का ये नज़र आता है मान लो, ठीक है। वैसे तो अर्ध गोलाकार सा इसका आकार होता है, ठीक है। ट्री ऑफ लाइफ लिटिल ब्रेन कहा जाता है। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, दिमाग का दूसरा बड़ा हिस्सा है, दिमाग का दूसरा बड़ा भाग है, यानी दिमाग का सबसे बड़ा भाग तो सेरिब्रम है। क्या है, सेरिब्रम है। और दूसरा पे नंबर पे आता है सेरिबेलम, सेरिबेलम आता है, ठीक है। यानी बड़ा सबसे पूछे तो आपको सेरिब्रम कहना है, यानी परम मस्तिष्क होता है, परम मस्तिष्क आनंद आता है जिसको पढ़ के ना, वो बड़ा है। और अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क क्या है, दिमाग का दूसरा बड़ा भाग है। छोटा दिमाग कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है छोटा ही, छोटा दिमाग कहा जाता है इसको बस, ठीक है। यहाँ पे भाग के साथ 10% मास ऑक्यूपाई करता है, यानी 10% मास कवर्ड ऑफ
ब्रेन। यानी दिमाग का जो मास है ना, यानी 10% द्रव्यमान इसका होता है। दिमाग का जितना द्रव्यमान है उसका 10% द्रव्यमान इसका होता है। ठीक है, 80% न्यूरॉन इसके अंदर पाए जाते हैं दिमाग के। इतना डीप मत जाओ, ठीक है। अनुमस्तिष्क, तो ये बात वो याद रखनी है। आप छोटा दिमाग होता है, दिमाग का जीवन का पौधा। दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 10% द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है? परम मस्तिष्क के सेरिबेलम में। और पश्च भाग है तो आप कहोगे बेक बॉटम ऑफ ब्रेन लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये पूरा लास्ट में है, दिमाग के अंत पीछे भाग में स्थित होता है। ठीक है, यानी बैक बॉटम है। बैक बॉटम यानी पीछे का बॉटम। बैक बॉटम पार्ट जो होता है वो क्या होता है? आपका अनुमस्तिष्क होता है ना। ये बात तो हो गई, ये बात तो हमने पढ़ ली जी, पढ़ ली। ठीक है, अब इसके कार्य आपको कुछ भी याद नहीं करना। एक बात याद करनी है आपको, अगर आपने, चलो आपने पढ़े हो, ये किस पे आपके शरीर में जॉइंट होते हैं ना, होते हैं। और जॉइंट होते हैं वहाँ पे आपके लिगामेंट भी होते हैं। हाँ जी, होते हैं, लिगामेंट होते हैं। मान लो टेंडन होते हैं, जैसे आपने ये टेंडन में पढ़ा होगा, टेंडन लिगामेंट। ठीक है, आप इससे आपने ये नहीं पढ़ा तो मान लो ये पढ़ा हो मसल्स। और मसल्स जो होती है उसके अंदर आपने स्केलेटल मसल पढ़ा हो, स्केलेटल मसल्स कहीं पे पढ़ा हो, यानी वॉल्यूंटरी मसल्स पढ़ा हो। ये पढ़ा, अगर ये भी नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूंटरी मसल्स का मतलब होता है ऐच्छिक पेशियाँ। कौन सी पेशियाँ? ऐच्छिक पेशियाँ। जो दूसरा किसका नाम? आपके स्केलेटल मसल, जो हड्डियों के साथ जुड़ी होती है उन मसल का नाम होता है ऐच्छिक पेशियाँ। ठीक है, उसका दूसरा स्केलेटल मसल नाम है उसका कंकाल पेशियाँ भी होते हैं। ठीक है, यानी पेशियाँ आपकी, पेशियाँ मसल्स पेशियाँ। तो पेशियाँ जो होती है स्मूथ मसल होती है आपकी, हार्ट के मतलब कार्डियक मसल होती है आपकी, उसके बाद स्केलेटल मसल होती है आपकी, है ना। तो यही तो मसल है। तो ऐच्छिक पेशियां जो है ना, ये आपकी इच्छा के अनुसार करती है। आपकी इच्छा के अनुसार जो कार्य करती है। मैं कह दूं मेरे पैर, मेरे हाथ को, यानी कौन सी जी, इसके अंदर मेरे हाथ को कह रहा हूं मैं हिल हिल हिल, मुंडी को कह रहा हूं हिल हिल हिल। तो इसका मतलब ये जो काम करते हैं ना अपनी इच्छा, यानी मेरी इच्छा के आपकी मसल, आपकी इच्छा के अनुसार काम, आप उसको मूव करवा सकते हो। उसको आप क्या कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो, आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप 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 ऐसे। तो वो आपकी इच्छा के अनुसार जो काम करती है ना, वो ऐच्छिक पेशियाँ होती है। और ऐच्छिक पेशियाँ जो है वो लिगामेंट, टेंडन जो जॉइंट है उसके अंदर, उसके जैसे यहाँ पे लिगामेंट लगा होगा, ठीक है, और टेंडन लगा होगा। तो ऐसे ऐसे मैंने किया तो लिगामेंट क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ। तो ऐसे होता है ना। तो टेंडन, लिगामेंट, ठीक है, ये भी इस पे काम करते हैं। टेंडन क्या होता है ये भी मुझे बता दिया यार, हड्डियाँ करवाई। तो आपके जॉइंट पर जो कंट्रोल करने का काम करती है ना, वो कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। इतना याद रख सकते हो आप। ऐच्छिक पेशियों पे काम करता है वो अनुमस्तिष्क। इससे आपसे क्या पूछा जा सकता है जी? तो ऐच्छिक पेशियों। आपका बॉडी बैलेंस कौन करेगा? आपका बॉडी बैलेंस कौन करेगा? बॉडी के अंदर समन्वय स्थापित कौन करेगा? शरीर में समन्वय स्थापित कौन करेगा? तो आप कहोगे जी सेरिबेलम करेगा। चलना हो क्या करेगा? चल कैसे पाओगे? ऐसे चल पाओगे? आपके पैर को बांध दिया जाए, हिला ना पाओ, आप चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। तो शरीर में समन्वय स्थापित करना है, उसको बना के रखना है। कैसे बना के रखना है? वो सारा का सारा काम किसका है? इसका। बॉडी पोस्चर आपका वो कौन करेगा? तो वो भी आपका कौन करेगा? अनुमस्तिष्क करेगा। स्पीकिंग, बोलना है,
बोलोगे कैसे? बोलो जी मुंह से। मुंह में जीभ है, जीभ के अंदर कौन सी मसल है? वॉल्यूंटरी मसल है। तो स्पीकिंग, बोलने बुलाने के अंदर जो काम करेगा वो यही करेगा, ठीक है। उसके बाद बोलना 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 बोलना, बोलने का काम भी ये करेगा। और हाँ, बस यही है, आपसे पूछा भी नहीं जाता। मसल्स मूवमेंट, सारी एक ही बात पे अटका हुआ है। पेशियों के अंदर हलचल जो करेगा, पेशियों में हलचल करेगा, वो कौन करेगा? सेरिबेलम। यानी सेरिबेलम को ट्री ऑफ लाइफ इसलिए कहा गया क्योंकि आपका शरीर के अंदर पूरी की पूरी वॉलेंट्री मसल्स है। मेरे को चलना है, बैठना है, उठना है, ठीक है ना, सोना है, करवटें बदलना, सारे के सारे काम जो करेगा अपने आप कौन करेगा? ये करेगा। हम कहेंगे मुझे चलना है तो सेरिबेलम जो कहेगा वो कहेगा भी चलना है तो पैर हिलाना पड़ेगा, और पैर वाली जो आपकी नर्व है उनको आदेश देगा भी भाई चलना है बंदे को यार, ठीक है ना। यानी जो आपके क्या बोलते हैं, घुटने बोलते हैं क्या, घुटने, उनको उनके अंदर जो लिगामेंट है उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाएगा जी, आप ऐसे ऐसे करके चल पाओगे। तो वो करने का काम कौन करता है? ये करता है। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वो ये चीज़ अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। आपने कभी एथाइल अल्कोहल लिया, अल्कोहल, और आप अल्कोहल लेते हो ना, वो लेते हो इथाइल अल्कोहल, ठीक है। चलो अल्कोहल याद कर लो, मिथाइल ले लिया तो मर जाओगे, अंधे हो जाओगे, ठीक है ना। तो इथाइल अल्कोहल बॉडी दिमाग के किस भाग को इफेक्ट करता है, यानी किस को प्रभावित करता है? क्वेश्चन पूछा जाता है अल्कोहल दिमाग के किस भाग को प्रभावित करता है? तो अल्कोहल दिमाग के सेरिबेलम को प्रभावित करता है, सेरिबेलम को। यानी दारू, नशीली चीज़ें हैं, जो मादक पदार्थ है, वो किसको इफेक्ट करती है? आपके दिमाग के ये वाले भाग को, यहाँ पे चढ़ती है वो, ठीक है ना, वो इसको प्रभावित करती है। किसको? अनुमस्तिष्क। अब आप सोच के देखो, जैसे ही किसी ने दारू पी उसकी चाल बिगड़ जाती है क्या? बोलो जी चाल, वो कितना ही कंट्रोल करने अपने आप को सही चलना, उसको सही चलने नहीं देती। उसका कारण भी है, वो कितना ही सही बोलने की कोशिश कर ले, उसकी जीभ लड़खड़ाने लगती है, उसकी जीभ ऐसे वैसे, मतलब उसके होठ, उसके आँखें अलग अलग प्रतिक्रिया दे रही होती है, क्योंकि वॉलेंट्री मसल जो है वो जो उसके कंट्रोल में, वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है। अब उस पर थोड़ा बहुत आपने क्या डाल दिया? अल्कोहल डाल दिया, उस मस्तिष्क को प्रभावित कर दिया, तो आपकी चाल बिगड़ जाती है, आपके बोलने का तरीका बिगड़ जाता है, आप क्या बोल रहे हो ये पता नहीं चलता, क्योंकि जीभ आपके कंट्रोल में नहीं रहती है अल्कोहल। उसे चलने, जो हम चलते हैं तो वो क्या है? चलने को कौन कंट्रोल कर रहा है? अनुमस्तिष्क। तो अल्कोहल के कारण आपकी चाल हो जाती है टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है ना, तो टेढ़ी मेढ़ी चाल हो जाती है। और घर पे अगर डरा हो तो सही भी हो जाती है, जैसे ही घर में पैर रखा चाल सही, जुबान सही, सब कुछ सही है ना। तो अल्कोहल किसको इफेक्ट करता है? ये बात याद रखनी है, अनुमस्तिष्क को। बाकी आप याद रख लोगे आप पे, ठीक है ना। चाल कैसे बदलती है, चाल कौन बदलता है, ये था भाई आपका अनुमस्तिष्क। अब आपका है आपका पोन्स वेरियोलाई, पोन्स वेरियोलाई। पोन्स वेरियोलाई के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ठीक है, कुछ भी नहीं बन सकते। श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करता है, श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करता है, क्रिया पर नियंत्रण करता है, यही करता है, कुछ और भी करते हैं, लेकिन श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? पोन्स वेरियोलाई यहाँ पे पाया जाता है। तो आप ये भी क्वेश्चन कह सकते हो, प्रोवाइड कनेक्टिविटी, प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड रेस्ट ऑफ ब्रेन, रेस्ट ऑफ ब्रेन। यानी दिमाग, मेडुला ओब्लांगाटा जो है ना, मेडुला ओब्लांगाटा है, उसको दिमाग जो होता है ना, दिमाग पूरे दिमाग के साथ जोड़ने का काम करता है, उसको बीच में क्या करता है? कनेक्टिविटी प्रदान करता है भी। इसके संदेश
इनके दिमाग को, इस दिमाग को पहुंचाने का काम कौन करता है? आपका ये करता है, ठीक है ना। तो प्रोवाइड कनेक्टिविटी, ये लिखो ना लिखो, लेकिन ये लिख लेना इंपॉर्टेंट आपके लिए, बस यहाँ से इतना ही पूछा जा सकता है, पोनस वेरियोलाइस, ठीक है। मेडुला ओब्लोंगाटा अगला है, थोड़ा सा अच्छा है, प्यारा भी है, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं है। अगर सही से पढ़ते हो, आपने रट्टे नहीं मारे हैं, तो ये कुछ भी नहीं है यार, बहुत आसान है यार। मेडुला ओब्लोंगाटा, ठीक है। क्या याद करना है? देखो यार, कुछ भी नहीं है। लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन which connect brain to spinal cords. Connect to brain from स्पाइनल कोड, यानी दिमाग का लास्ट वाला भाग है जो मेरुरज्जु को दिमाग से जोड़ता है, मेरुरज्जु को दिमाग से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। उस भाग को हम क्या बोलते हैं? देखो ये लास्ट, यहाँ से क्या हो जाता है, मेरुरज्जु का इन्फीरियर पार्ट जो है वो किससे टच है? इन्फीरियर पार्ट जो है, इन्फीरियर मतलब आगे का हिस्सा जो होता है किसका? स्पाइनल कोड का, वो मेडुला ओब्लांगेटा से टच होता है। और बाकी दिमाग ऊपर रह गया, यानी इस दिमाग को, पूरे दिमाग को किसके द्वारा? मेडुला ओब्लांगेटा जो है स्पाइनल कोड से कनेक्ट कर रहा है। इतनी बात आपको याद रखनी है, बस दिमाग में इतनी बात याद इसलिए रखनी है ताकि आपको याद रहे होता कहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन आए ना, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो आपको याद रखनी होती है, क्वेश्चन आए ना कोई नहीं होता। अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी होती है, अनैच्छिक क्रियाएं, आप ये कह सकते हो इनवॉल्यूंटरी एक्शन जितने भी हैं वो कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? मेडुला ओब्लांगेटा। विटल वाटल वो मैं छोड़ो, मैं नहीं करवाता यार, ठीक है। ऐसे एक्शन जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, ऐसे एक्शन, ऐच्छिक क्रियाएं दो प्रकार की है, जीवन के साथ, जीवन के बिना। अनैच्छिक, अगर वो करना हो तो बंदा मर सकता है, और कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो बंदा न हो तो भी, जैसे उबासी ना। तो मैं एक बार आपको ये समझाता हूँ, वो बाद में समझा दूंगा कभी ना। अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉल्यूंटरी एक्शन जो होते हैं हमारे शरीर में, उनको जो काम करेगा, उनको रोकने का जो काम करेगा या उसको चलाने का काम करेगा, वो करेगा मेडुला ओब्लोंगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा जो है वो ऐसी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है हमारे शरीर में, ऐसी मसल्स पर नियंत्रण करता है, यानी ऐसी जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, वो अपने आप काम करती रहती है, उनका काम जैसे ही ज़रूरत पड़ती है वो अपने आप कर देती है, ठीक है। जैसे दिल को धड़कना है तो उसे पता है धड़कना है, तो वो अपने आप काम करती है आपके हिसाब से, ना तो ज़्यादा धड़केगा ना कम धड़केगा, ठीक है। उसको पता है सांस लेना है तो वो ना कम लेगा ना ज़्यादा लेगा, ठीक है। सांस अपने आप चलता रहता है। अब को गौर करते हो, कभी आप योगा करते हो तो अलग बात है, बाकी आप सांस अपने आप चलता रहता है। जैसे आपके शरीर में पाचन क्रिया आप कर सकते हो क्या? मेरे को जल्दी से पचाना, बस 10 मिनट में मेरे को और दूसरी जगह दावत खाने जाना है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं है ना, ठीक है। भूख लगेगी तो लगेगी, प्यास लगेगी तो लगेगी, लेकिन उसके बाद की बात है जो पचाना है ना, भोजन को कितना जल्दी पचाना है, क्या करना है भोजन के साथ, वो काम कौन करेगा? मेडुला ओब्लांगेटा। तो इस प्रकार के काम जो आपके बस की बात नहीं है, आपके बस की बात नहीं है, वो सिर्फ अपने आप शरीर करता रहता है, और वो शरीर कराने के लिए जो प्रेरित करता है उस शरीर को, उस अंगों को, अनैच्छिक जो अंग है आपके हिसाब से नहीं चलते, उनके जो काम करवाने हैं वो कौन करवाता है? मेडुला ओब्लांगेटा करवाता है। जैसे जी याविंग उबासी, आप सोचते हो क्या मेरे को उबासी आई?
नहीं सोचते ना, अपने आप आ जाती है। शरीर को ज़रूरत होती है, आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा, आप थोड़ा देर ज़्यादा बोल लो बिना कम सांस ले, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा हो जाती है, उसकी वजह से उबासी से निकलती है वो, ठीक है ना। तो उबासी के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उबासी के बाद छींकना, स्नीजिंग, छींकना, ये आपके बस की बात है क्या? आप छींकना चाहते हो और छींक लो, ना छींकना चाहते हो रहने दें। खांसी, कफिंग, खांसी लेना आपके बस की बात है क्या? तो ये कौन करवा रहा है? मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है ना। छींकना, खांसना, गरारे करना, गरारे, गारले, ठीक है, गरारे, इचकी, इकप्स, हिचकी लगी तो मैं क्या करूं, ठीक है। हिचकी लगने का मतलब याद आ रही है जी, याद युद्ध कुछ नहीं आती, हिचकी ऐसे ही आती है भैया जब आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसमें माशे में कुछ गैस भर गई, ठीक है ना, तो हिचकी आई। तो छींकना, खांसना, गरारे करना, इचकी लेना, ये सारे के सारे काम किसके? इसके। ये तो हो गए अनैच्छिक वो क्रिया जिसके कारण आपको हो ना हो कोई दिक्कत न है, आप जिंदा रहोगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्रिया ना हो तो आपके दिक्कत हो जाएगी। रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र पर कंट्रोल ये करता है भाई, आपके श्वसन तंत्र पर कंट्रोल कौन करता है? ये करता है। पाचन क्रिया करवाने का, श्वसन क्रिया करवाता है, क्रिया लिखो यहाँ पे, श्वसन क्रिया कौन करवाता है? ये करवाता है। पाचन क्रिया कौन कराता है? ये करवाता है। हृदय दर, हृदय दर निर्धारित कौन करता है? ये करता है। रेस्पिरेटरी जो आपकी रेट है, श्वसन दर भी निर्धारित कौन करता है? तो ये करता है हार्ट ही है। जैसे पाचन क्रिया हो गई आपकी, उत्सर्जन क्रिया भी कौन करवाता है? ये करवाता है, उत्सर्जन क्रिया, ठीक है। आपका BMR मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेजल मेटाबॉलिक रेट जो होता है उसको निर्धारण करने का काम इसका। ये वो क्रियाएं हैं जो आपके बस की बातें नहीं है, ये शरीर में अपने आप चलती रहती है, ठीक है ना। पेरिस्टाल्सिस मोशन जो होता है, यानी आपका क्या बोलते हैं उसको, कर्माकुंचन गति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्माकुंचन गति। पेरिस्टाल्सिस मोशन गति, भोजन की गति जो होती है, कर्माकुंचन गति होती है, वो करवाने के अंदर भी किसका हाथ है? इसका हाथ होता है, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी है और भी होगी, सारी लिख लेना, ठीक है। जैसे पेशाब की फीलिंग आना, इसके कारण आएगी आपको, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाएं वगैरह, आपके मसल्स के अंदर अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां हार्मोन निकाल रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें वो क्या करेगी? ये करेगा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रख लो आप, तो भी बहुत है। इतने से क्वेश्चन आपका आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्माकुंचन गति, हिचकी 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 हिचकी, खांसी खांसी खांसी, छींकना छींकना छींकना, उबासी उबासी उबासी, ये सारे के सारे काम आपके बस की बात नहीं, अपने आप आते हैं। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो कौन करता है? मेडुला ओब्लांगेटा आपका क्या करता है? इसको कवर करता है, यानी इसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। मैं पानी पी लूँ, नहीं मेरे को उबासी आ जाएगी और आपके आलस भी हो जाएगा भैया, ठीक है। सारे भाग हो गए ब्रेन के भाई। अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे, लिख लेना। एक बात याद रखो, इसका कंसेप्ट क्या है वो याद रखो, ये चीज़ें अपने आप याद रह जाएगी। और इतना याद रखना मुश्किल भी है, इतना याद नहीं रह पाता, लेकिन कंसेप्ट याद है तो अपने आप को पता होगा। अगर आप बायोलॉजी कंसेप्ट वाइज पढ़ते हो, मेरे से पढ़े हो या किसी भी ऐसे टीचर से पढ़े हो जो आपको पहले कंसेप्ट बताता है। ऐच्छिक क्रियाएँ आपको पता होनी चाहिए, अनैच्छिक क्रियाएँ आपको पता होना चाहिए, तो आपका दिमाग का बहुत कुछ सिस्टम वो पता हो जाता है आपको। अनैच्छिक क्रियाएँ, ऐच्छिक क्रियाएं जो है वो कौन कंट्रोल करता है? अनैच्छिक क्रियाएं कौन कंट्रोल करता है? ऐच्छिक पेशियों को कंट्रोल सेरिबेलम करता है, आपको पता है, चलना फिरना घूमना वगैरह वगैरह, ये चीज़ें वो करता है, ठीक है ना। यानी शरीर के अंदर की क्रिया है जो आपको पता नहीं चल रहा, वो क्रियाएं सारी की सारी कौन करवा रहा है? मेडुला ओब्लांगेटा। क्लियर हुई बात? जी क्लियर हुई। ये दिमाग, अब दिमाग की ये दिमाग आपका खत्म। अब यहाँ पे रह गए हम स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यानी ये वाला भाग है आपका दिमाग,
और ये वाला भाग है आपका पश्च मस्तिष्क, और ये होती है आपके स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से 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 यहाँ से, ये स्पाइनल कॉर्ड है आपकी। ना 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 रे ना रे ना रे, ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जिसको मेरू रज्जू कहा आपने, आप ही हो भैया, मेरू रज्जू कहा आपने, मेरू रज्जू कहा आपने। ठीक है, कुछ नहीं है, दिमाग से निकलने वाली नसों का जो गुच्छा है ना, ठीक है, ग्रुप ऑफ नर्व है, और जो क्या है एक रूट के रूप में बहती है या एक ट्रैक के रूप में बहती है, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। दिमाग से निकला, कहाँ गया, आपकी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से गया, ठीक है, और उसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो स्पाइनल कॉर्ड कुछ भी नहीं है। तो आप कहोगे इसकी लंबाई कितनी होती है, आप सीधी सीधी बात लिखो यार, बात खत्म करो। लेंथ कितनी होती है, टीएच होता है ना लेंथ, लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई जो होता है ना, लंबाई का बात आते हैं तो महिला के अंदर इसकी लंबाई थोड़ी कम होती है, क्योंकि महिला की हाइट कम है, तो उसके हिसाब से इसकी लंबाई 43 सेंटीमीटर होती है। कितने सेंटीमीटर होती है, 43 सेंटीमीटर। अगर हम उसमें ही पुरुष की बात करते हैं, अगर पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष के अंदर 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, और इसका अगर व्यास की बात करें, डायमीटर की बात करें, डायमीटर की बात करें, व्यास की बात करें, मैं बता देता हूँ आपको व्यास क्या होता है। तो व्यास इसका लगभग होता है 13 mm मिलीमीटर, व्यास 13। यह गोलाई होती है क्योंकि ये गोल है, और गोल है तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है, रेडियस होता है, और पूरा अगर 2r बराबर आपको पता है रेडियस आपका डायमीटर होता है, तो 2r है, 2r यानी 2 रेडियस। यहाँ से यहाँ तक कोई गोला है और उसके बीच की दूरी काटने, ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो, तो उसका व्यास कितना होता है, वो व्यास यानी ये गोल है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका व्यास। और इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूंछ तक आपकी लंबाई कितनी है, मेरू रज्जू की 45, और महिला के अंदर 43। ठीक है, 43 43 कोई भी कुछ भी बोले। ठीक है क्या ये, तो आप ये लिख लो, ए बंडल ऑफ नर्व, ए बंडल ऑफ नर्व which located in our vertebral column, यानी रीढ़ की हड्डी के बीच, रीढ़ की मेरुदंड के बीच, रीढ़ की हड्डी के बीच स्थित एक तंत्रिकाओं का गुच्छा है, तंत्रिकाओं का गुच्छा है, गुच्छा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। 43 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये तो है, यानी ये गुच्छा ही है, इसके अंदर बहुत सारी नर्व होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैं बताऊं, इस मेरुरज्जु के अंदर क्या पाए जाते हैं, ट्रैक पाए जाते हैं। इसको अलग अलग भागों में बांटा है तो ट्रैक के रूप में, यानी ट्रैक क्या होता है, एक रास्ते के रूप में बांटा जाता है। ठीक है, और ये करती क्या है, देखो मैं बता दूं, ये आपकी नर्व बात लो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार इसके अंदर ट्रैक जो पाए जाते हैं, इस पूरे के पूरे न्यूरॉन जो होते हैं ना, नर्व, उनको इकट्ठा बोल के ट्रैक बोल दिया जाता है, रास्ता कह सकते हो आप। ठीक है ना, तो कुछ तो ऐसे जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी, और कुछ ऐसे जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी, और कुछ तो दिमाग की तरफ जाने वाले इसके अंदर न्यूरॉन होंगे, और कुछ दिमाग से आने वाले इसके अंदर न्यूरॉन होंगे। दिमाग से यानी ऊपर दिमाग है मैं तो ऊपर, तो ये आने वाले हैं, कौन से हैं, दिमाग से आने वाले हैं, दिमाग से आने वाले हैं, यानी दिमाग से आने वाले हैं। तो ये कौन से नर्व होंगे, ये मोटर नर्व होंगे। कौन से होंगे, मोटर नर्व होंगे, मोटर न्यूरॉन होंगे।
कौन सी नर्व होगी? ये मोटर नर्व होगी, मोटर न्यूरॉन होंगे, ठीक है। और दिमाग तक जाने वाले हैं, यानी शरीर से ये जाने वाले हैं क्या है? न्यूरॉन। तो इन जानने वाले क्या लेके जाते हैं? सेंस, इसलिए इनको सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है ना। तो सेंसरी न्यूरॉन जा रहे हैं और मोटर न्यूरॉन आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर आपका क्या है? तो ऊपर आपका है दिमाग, दिमाग की ओर जा रहे हैं। तो पूरे को हमने ट्रैक बोला, ठीक है। तो आ रहे हैं नीचे, नीचे वाले को क्या बोल देंगे? असेंडिंग, असेंडिंग ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर जाने वाले को क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ट्रैक बोलते हैं। डिसेंडिंग यानी उतरता अवरोही, चढ़ता आरोही, यानी आरोही, आरोही ट्रैक, और ये अवरोही ट्रैक। तो ये ट्रैक किससे संबंधित है? क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। यानी जो आपकी स्पाइनल कोड है उसके अंदर जो न्यूरॉन ऊपर नीचे होते हैं ना, यानी दिमाग तक न्यूरॉन जाते हैं और दिमाग से न्यूरॉन जो आते हैं उनको इकट्ठे को मिला के एक बंडल जो होता है स्पाइनल कोड, उसको ट्रैक कह दिया जाता है। असेंडिंग डिसेंडिंग दो प्रकार के ट्रैक होती है। कुछ न्यूरॉन जाते हैं संदेश लेकर, कुछ आते हैं। जो लेके जाते हैं वो आरोही होते हैं और लेके आते हैं वो डिसेंडिंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अवरोही। गलत लिख दिया मैंने, अवरोही डिसेंडिंग, उतरता चढ़ता आरोही, यही गलत लिख दिया है। डिसेंडिंग असेंडिंग क्या दिखना था ना, तो इसको लिखो आप चढ़ता असेंडिंग आरोही। आरोही उरोही का सही लिखा था, क्यों ऊपर जा रहा है ना, असेंडिंग है, और ये क्या नीचे आ रहा है, ये डिसेंडिंग है, ठीक है। तो कई बार हो जाता है लिखने में, लेकिन समझाया सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझाया एकदम सही है। अवरोही, इसको क्या बोलेंगे? अवरोही, ठीक है। ट्रैक हो जाएगा, नीचे ऊपर आ रही है, आपको इतना समझना है ये किससे संबंधित है बस, ठीक। अब ये तो कवर हो गया, ये तो कवर हो गया। ट्रैक समझ में आ गया, दो प्रकार के ट्रैक, डिसेंडिंग असेंडिंग, ठीक है ना। कौन से ट्रैक हैं? दो प्रकार के, डिसेंडिंग और असेंडिंग। असेंडिंग जो नीचे आ रहा है और डिसेंडिंग जो नीचे आ रहा है और असेंडिंग जो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब जो ये स्पाइनल कोड होती है इसके अंदर दो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। मैं वो चीज़ बताऊँगा जो आपको बस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बढ़िया होगी, ठीक है। ना 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 रे, आपने ऐसे हो देखा होगा, ये जो होती है ना, रफ्ता रफ्ता तेरा बेगाना तेरा, ला 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 ना 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 आपके। तो ये जो होता है ये होता है वाइट मैटर। दो शब्द सुने होंगे आपने, श्वेत मैटर, और ये होता है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर ये भी लिख लो आप, ग्रे मैटर, वाइट मैटर। ग्रे मैटर जहाँ पर सेल बॉडी होती है, यानी जो न्यूरॉन की बॉडी होती है ना, ठीक है, यानी न्यूरॉन बॉडी जहाँ पे होती है, यानी अपन ने ये किया था जैसे ये डेंड्रोइट वगैरह जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, मान लो, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जहाँ पर इकट्ठा होता है ना उसका रंग ग्रे हो जाता है, तो ग्रे मैटर कह देते हैं। और एक्सोन जहाँ पे होते हैं, यानी न्यूरॉन, जो न्यूरॉन का योगजोन भाग जहाँ पे है उसे वाइट मैटर कहते हैं, ठीक है ना। यानी इस प्रकार से इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ये मान लो एक्सोन है, ये एक्सोन है, ये बॉडी है,
ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी। जहाँ पर बॉडी इकट्ठी हो जाती है तो बाहर क्या बच गया, फिर एक्सोन ही तो बच गया। बाहर क्या बच गया, एक्सोन ही तो बच गया। ठीक है, तो एक्सोन जहाँ पर आपको मिलेंगे, मान लो एक्सोन, ये एक्सोन जहाँ पे मिलेंगे, यानी एक्सोन जहाँ पे मिलेंगे उसको वाइट बॉडी कहते हैं। और जहाँ पर सेल बॉडी मिलेगी, इसकी न्यूरॉन के आगे वाला हिस्सा सोमैटिक मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यानी सेल बॉडी मिलेगी, आगे का भाग मिलेगा, ऊपर वाला गुच्छा जो मिलेगा आपको, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं। ठीक है, और कुछ ये भी है, यहाँ से मतलब कुछ क्या निकलेगी, जैसे दोनों तरफ से ये निकलेगा और ये आगे चली जाएगी, तो इसे नर्व बोलते हैं, इसे नर्व बोलते हैं। न्यूरॉन का गुच्छा जो होता है वो आपके पूरे अंगों तक जाता है, और ये जो यहाँ से निकलती है इसको नर्व रूट बोलते हैं, नर्व रूट बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जोड़े में पाई जाती है नर्व रूट, आपको पता ही है, यहाँ से भी निकलेगी और यहाँ से निकलेगी और इधर चली जाएगी, तो ये भी क्या है, नर्व रूट होती है। ठीक है, और ये आपकी स्पाइनल कोड है। क्लियर हुआ बात। और स्पाइनल कोड के ऊपर मेनिंजेस परत पाई जाती है, क्या पाई जाती है, मेनिंजेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ बस मैं, मेनिंजेस, मेम्ब्रेन इसके ऊपर पाई जाती है। तो कौन सी परत इसकी प्रोटेक्शन करती है, तो पहले तो वर्टिब्री कॉलम करती है, जिसके अंदर क्या है, न्यूरॉन पोर कहा जाता है उसको, इसके अंदर एक छिद्र पाया जाता है आपके रीढ़ की हड्डी के अंदर, उसके अंदर से गुजरती है, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर से गुजरती है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर लेयर, अपनी लेयर और होती है, इसके ऊपर अपनी क्या होती है, झिल्ली होती है, यानी मेनिन जिस झिल्ली होती है। और मैं बता दूं, ये झिल्ली होती है, इसके अंदर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की परत पाई जाती है, डीएपी पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, दिमाग के ऊपर जो पाई जाती थी वही सेम की सेम इसके ऊपर पाई जाती है, मेनिंजिस लेयर। ठीक है, और इस परत को डीएपी यानी ड्यूरामेटर, पायामेटर, अर्कोइड मैटर, अर्कोइड मैटर, पायामेटर, पायामेटर, अर्कोइड मैटर, ड्यूरामेटर, ये तीनों परत इसके ऊपर पाए जाते हैं। यानी ये स्पाइनल कोड है, इसके ऊपर 1 2 3 परत मिलेगी, इस प्रकार से इसकी सुरक्षा करने के लिए स्पाइनल कोड 3 परत। उसको सीमित रूप से एक इकट्ठा रूप तो मेनिंजेस कह देते हैं, और अलग अलग बांटे तो ये 3 लेयर होती है, ड्यूरा, अर्कोइड और पायामेटर। ठीक है, तो ये बात आपको बतानी थी जो स्पाइनल कोड के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो स्पाइनल कोड से आगे क्या निकलता है इस बात को तो छोड़ो आप। ठीक है, कितनी होती है, रीढ़ की हड्डी के बीच में उसे मेरुरज्जु कहते हैं, 43 और 45 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। ग्रे मैटर, वाइट मैटर, ट्रैक, असेंडिंग ट्रैक, डिसेंडिंग ट्रैक वगैरह वगैरह किससे संबंधित है, स्पाइनल कोड से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्पाइनल कोड। और 5 से 6 साल की उम्र में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, 5 से 6 साल की उम्र में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसके बाद इसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। ठीक है ना, तो किस उम्र तक इसकी लंबाई पूरी हो जाती है, 5 से 6 वर्ष। आगे आपका है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। पढ़ लो, यहाँ से कुछ निकला, यहाँ से कुछ निकला, यहाँ से कुछ निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, कुछ निकला यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इधर से भी ये सेम का सेम, 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 निकलता रहे, निकलता रहे, निकलता रहे, निकलता रहे, निकलता रहे, निकलता रहे। ठीक है, ये अंग के पास जाएगा, ये दूसरे अंग के पास जाएगा, ये भी अंग के पास जाएगा, ये भी अंग के पास, ये भी अंग के पास जाएगा, 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 ऑर्गन के पास, ऑर्गन के पास, ये भी अंग के पास, ये भी अंग के पास।
इसी प्रकार सेम का सेम ये भी अंग के पास जा रहा है, ये भी अंग के पास जा रहा है, ये भी अंग के पास ही जा रहा है, अंग के पास ही जा रहा है। तो दिमाग में घुसाना है आपके किसी न किसी तरीके से, कैसे ही कौन सा ही तरीका लगाना पड़े। ये भी सब अंग के पास जा रहे हैं, ये भी सब अंग के पास जा रहे हैं। यानी ये क्या है, आपका ब्रेन है, ये ब्रेन है, दिमाग है। दिमाग से जितनी भी क्या निकलती हैं तंत्रिकाएं, उनको कपालीय तंत्रिकाएं कहते हैं। और जितने भी स्पाइनल कॉर्ड से निकले मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। तो ये तंत्रिकाएं कौन सी तंत्रिका है, तो आप कहोगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या लिखोगे, परिधीय, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र हेडिंग डालोगे। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो आते हैं, एक तो आती है आपकी कपालीय तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व, और उनकी संख्या कितनी होती है, आपसे यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। उनकी संख्या होती है 12 जोड़ी, 12 जोड़ी। जोड़ी में पूछे, संख्या पूछे तो 12 गुणा 2 यानी 24 संख्या होती है। कितनी पाई जाती है कपालीय तंत्रिकाएं, तो 24 पाई जाती है। जोड़े में पूछे तो 12 जोड़े पाई जाती है। ठीक है। दूसरी बात आपसे पूछे मेरु रज्जु तंत्रिकाएं, मेरु दंड नहीं, मेरु रज्जु तंत्रिकाएं कितनी होती है, तो मेरु रज्जु तंत्रिकाएं जो होती हैं, नर्व जो होती हैं, स्पाइनल नर्व जो होती हैं, वो 31 जोड़ी होती है। याद रखना, कितनी जोड़ी, 31 जोड़ी, यानी संख्या 31 गुणा 2 62 संख्या पाई जाती है। संख्या में पूछे तो 62 है, जोड़े में पूछे तो 31 है, लेकिन जोड़े में ही पूछेगा। कहोगे जोड़ा कैसे जी, एक इधर से भी निकलेगी इधर से भी, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, 6 जोड़े, 7 जोड़े, 8 जोड़े, 9 जोड़े, 10 जोड़े, 11 12 13 14 15 16 17 18 31 जोड़े। ठीक है ना। इसी प्रकार एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इधर, ये भी जोड़े में पाई जाती है। तो कपालीय दोनों ही जोड़े में पाई जाती है, 31 और 12 जोड़ी। ठीक है, ये 12 जोड़ी अलग अलग अंगों तक जाती है। अगर मेरुरज्जु तंत्रिकाएं हैं उनकी बात कर लें, हम बात कर लें। ठीक है। तो पूछा इतना नहीं जाता है। ये आगे अलग 2 प्रकार की हो सकती है, मोटर नर्व हो सकती है या स्पाइनल सेंसरी नर्व हो सकती है। इसके आधार पे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी पढ़ेंगे, सोमैटिक नर्व और आपकी ऑटोनॉमिक नर्व। ऑटोनॉमिक नर्व आगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक 2 प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से हम आगे इसको कवर करते जाएंगे। मेरुरज्जु तंत्रिकाएं अगर पूछ ले आपसे तो मैं बता देता हूँ आपके कौन कौन सी होती है। जैसे सर्वाइकल के अंदर 8 होती है। सर्वाइकल नर्व कितनी होती है, यानी आपकी गर्दन से निकलेगी। हड्डी तो 7 होती है, लेकिन एक हड्डी का ऊपर, जैसे हड्डी 7 है, मान लो ये 7 हड्डी है, मान लो 7 हड्डी है। मैं आपको आज समझा देता हूँ, 3 3 4 एक साथ। अब हड्डी तो 7 है, लेकिन नर्व एक यहाँ से भी निकल रही है, 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 एक यहाँ से भी, यानी 6 तो बीच से हो गई, एक एक ऊपर नीचे से हो गई। उनको क्या बोल दिया, ये देखो, ये होगी, ये होगी, यानी रीढ़ की हड्डियों के बीच से तो निकलती है ये, है ना। तो ये हो गई आपकी 8 जोड़ी। कितनी होगी, 8 जोड़ी। तो आप कहोगे सर्वाइकल नर्व पाई जाती है 8 जोड़ी, इसके 8 पैर पाए जाते हैं, 8 जोड़ी पाई जाती है। उसके बाद आपकी आ गई कौन सी जोड़ी, आपकी आ गई वर्टिब्री जो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोसिस नर्व। तो वो कितनी है, तो 12 जोड़ी, 12 जोड़ी आपकी पसलियां हैं, 12 जोड़ी ही वो पाई जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आपका था लंबर नर्व, एक एक का नाम लिखा देते हैं। लंबर नर्व आपकी होती है अपनी आपकी पेट के पीछे की जो है वो 5 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है, 5 जोड़ी। उसके बाद आता है आपका सेक्रल नर्व। ठीक है, वो होती है आपकी 5 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है, 5 जोड़ी। उसके बाद कॉकस, ये होती है 1 जोड़ी, लास्ट वाली 1 जोड़ी, पूंछ को काबू करने के काम आती है ना। 8 12 20 20 5 25 5
30 एक 31, टोटल जोड़ी बना दिया अपन 31। ठीक है, तो ये 31 जोड़ी आपकी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है। और ये तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती है। ये नाक कान वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, आपके ऊपर वाले दिमाग के हिस्से के बाहर जो अंग है उनको कंट्रोल करने के काम आती है ज़्यादातर। ठीक है ना, क्लियर हुई बात? हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो ये नरव है, ये तो कपालीय नरव है जी, कपाल से निकल रही है, कपालीय नरव है। और ये जो है ये स्पाइनल नरव यानी मेरुरज्जु से निकलने मेरुरज्जु तंत्रिकाएं हैं। और इन तंत्रिकाओं से निकलती इन तंत्रिकाओं को आगे हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। जो आपके सोमैटिक नरव होती है, सोमैटिक यानी पानी पी लो यार, बहुत टाइम हो गया, ख़त्म करूँगा मैं इसको, रोज़ का झंझट नहीं है आज। आप देखना चाहते हो ठीक है, नहीं तो कल देख लेना भैया, मैं ख़त्म करूँगा इसको बस। रोज़ का क्या झंझट है। और आपका सिलेबस ज़्यादा रहता नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा नहीं रहता है। और आपका सिलेबस करवाना मेरा फ़र्ज़ है, तो मैं करवाऊँगा, चाहे आप हो 1 चाहे हो आप 2। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप मेरे को एक बार मैसेज करके बता सकते हो भी, मैं पढ़ता हूँ जी, आपकी पूरा लेक्चर देखता हूँ, मेरे को एक बार संतुष्टि हो जाए भी, एक स्टूडेंट तो कम से कम मेरा लेक्चर पूरा देखता हूँ। हाँ, तो बाकी तुम आगे पढ़ाना है मेरे को, ठीक है ना, मेरा काम मैं पूरा करूँगा, आपका काम है क्या वो मैं नहीं जानता। ठीक है, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी फ़र्ज़ के प्रति निष्ठा भाव से सेवा करते हैं भाई। ठीक है, कोई ही गद्दारी नहीं है उसके साथ, निष्ठा भाव से जान देनी ऊपर वाले को भैया, किसी को धोखा दे के कहाँ तक जाएंगे, है ना, ऊपर वाला सब देखता है ना। कई बार मन तो मेरा भी करता है मैं पढ़ाऊँ, कुछ स्टूडेंट को देख के मेरा दिल कर जाता है, कुछ कमेंट देख के पढ़ा दूँ। कई बार ये सोचता हूँ यार छोड़ दूँ यार, ऑफलाइन बढ़िया सिस्टम है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन छोड़ के क्या बताऊँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, कितने पैसे छोड़ के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दुख होता है कई बार, क्या करें यार, आंसू फिर भी नहीं आते, दुख होता है। तो भी प्रीतीय तंत्रिका, इसके बाद हमने जो नरव जो पढ़ी थी, कपालीय तंत्रिकाएं और क्या थी, जो आपकी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं थी, वो आगे 2 प्रकार के, सोमैटिक नरव और ऑटोनोमिक। ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा था भी वो मोटर नरव और सेंसरी नरव 2 प्रकार की हो सकती है, सेंसरी और मोटर नरव हो सकती है। सेंसरी नरव और मोटर नरव आगे 2 प्रकार की होती है, सोमैटिक हो सकती है, ऑटोनोमिक हो सकती है। ऑटोनोमिक के अंदर हमने जाके पढ़ना है पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, सिम्पैथेटिक क्या होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैंने पढ़ा दी होगी आपको। मैंने पढ़ाया था भी स्पाइनल नरव और क्रेनियल नरव, ये आगे होती है 2 प्रकार की। ये सेंसरी भी हो सकती है, सेंस ले आने वाली भी, तो आपको पता है ना ये बात तो यार, सेंसरी भी हो सकती है और क्या हो सकती है, मोटर नरव हो सकती है। ठीक है, सेंसरी नरव भी क्या हो सकती है, 2 प्रकार से होती है, स्पेशल सेंस लेके आती हो, जैसे सूंघना, ठीक है, देखना, और एक जो लेके आती हो नॉर्मल सेंस, जर्नल सेंस लेके आती हो, साधारण टच करना वो। ठीक है, वो। अब मोटर नर्व आगे 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो जो हो जाती हो आपके नॉर्मल सेलों तक, सोमैटिक मोटर नर्व हो सकती है आपकी, और एक हो सकती है ऑटोनोमिक मोटर नर्व हो सकती है आपकी। ठीक है, ऑटोनोमिक भी आगे 2 प्रकार की हो सकती है, एक पैरा सिम्पैथेटिक और एक है सिम्पैथेटिक।
ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है। तो हमें पढ़ना है ऑटोनोमिक मोटर नर्व के बारे में, जिसे हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, किस प्रकार से, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब आप रट्टा यहाँ से मारना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, सीधा का सीधा यहाँ से आ जाओ, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम पढ़ाने में मेरे को जितना टाइम लगा है ना, वो समझाने में लगा है, बताने में कुछ भी नहीं लगा मेरे को। बताना, मैं इस बात को 25-30 मिनट पे बता सकता हूँ, स्पीड से बताऊँ तो 1 घंटे लास्ट में लास्ट जितनी बात मैंने आपको बताई है उतनी बता सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बस समझा नहीं सकता। समझाने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको हर किसी भी समझना है कोई चीज़ को तो 3 से गुणा कर दो आप उसको, लेकिन वो चीज़ आपके 3 से गुणा करके आपका 30 गुणा टाइम बचा देगी। अगर आपने एक बार समझ लिया तो 30 गुणा फ्यूचर के अंदर आपका टाइम बचाएगी। जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपको मोबाइल की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में कोई डाउट क्रिएट नहीं होगा भी ये चीज़ है क्या, क्योंकि वो सिर्फ आपको याद करना है, बस याद करने का काम। फिर रोज़ समझना, रोज़ आधी आधी चीज़ें आधी समझना, तो उसमें आप पजल रहोगे। तो समझ लिया करो भाई, समझाने वाला मिल रहा है आपको, क्योंकि एक दिन मेरे में भी ऐसा आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं भी ये समझाने वाला झंझट छोड़ दूंगा, क्योंकि मजबूर हो जाऊंगा यार मैं, ठीक है ना, मजबूर हो जाऊंगा। स्टूडेंट मजबूर करते हैं क्योंकि समझाते हैं। मैंने बहुत टीचर देखे हैं यार, मेरे को बहुत दुख होता है, बहुत टीचर देखे हैं मैंने यूट्यूब पे, इतने बढ़िया बढ़िया टीचर हैं। मैं कहता हूँ आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, पेड बेचना मास्टर की मजबूरी हो गई है, टीचर की मजबूरी हो गई है, लेने की मैं कहता हूँ ज़रूरत भी नहीं है यार। एक एक टीचर पढ़ा है, एक एक टीचर मैं बता दूंगा, एक एक टीचर यूट्यूब पे ऐसा बता दूंगा, पूरा सिलेबस डाल रखा है, पेड से अच्छा डाल रखा है। जो पहले जो वो पढ़ाते थे ना पेड से अच्छा, अब पेड में नहीं पढ़ाते इतना अच्छा जितना उन्होंने ऑनलाइन यूट्यूब पे वो पढ़ा के चले गए। उनकी मजबूरी वहाँ जाना क्यों थी, क्योंकि यूट्यूब पे अच्छे कंटेंट की या अच्छे समझाने वाले की, ज़्यादा टाइम लेने वाले टीचर की वैल्यू नहीं है। वो क्या करता है फिर, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं इतना क्यों बता पा रहा हूँ। अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ाता तो इतना नहीं बता पाता। मैं नर्वस सिस्टम को एक क्लास में ख़त्म करने की सोचा था, क्योंकि लोग देखना ही नहीं चाहते यार, लोग समझना ही नहीं चाहते यार, ठीक है, तो मजबूर हो जाता है टीचर। वो सोचता है उन स्टूडेंट को पढ़ाया जाए पेड के अंदर, जो स्टूडेंट रियल में पैसा दे के आएंगे। 50-100 रुपये आपके लिए ज़्यादा है क्या? 100 रुपये में क्या होता है बताओ? 99 रुपये का कोर्स ले रखा है, क्या होता है 99 रुपये? एक दिन का खर्चा है आपका। और आपको मैं कितने दिन से पढ़ा रहा हूँ, लगभग 80-90 दिन पढ़ाऊँगा आपको। सोच के देखो, 1 रुपये की एक क्लास मिलती है क्या? वो मतलब नहीं है 99 की आपकी क्लास, उसके अंदर भी हमारे 99 रुपये भी नहीं आएंगे, उसके अंदर 20% GST TDS कटता है, गेटवे पेमेंट कटती है, फलाना फलाना करके वो 50 रुपये आते हैं। 50 के बाद मेरे कुछ भी नहीं आएंगे। मैंने अब आज तक ये पूछा ही नहीं कितने कोर्स बिक गए, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे पढ़ाने से मज़ा आता है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बस मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है बस, इसलिए। और पढ़ाने में वो मज़ा आता है भी मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कितने कोर्स बिके हैं, कोई है, मुझे लेना देना ही नहीं है। मैं एक पैसा भी नहीं लेता कोर्स का, और बोलो उनसे कितने बिके। मैंने पूछा ही नहीं, तो हो सकता है क्या मैंने 50 से ऊपर वीडियो डाल दी? मैं हो सकता है भाई, आप फ़ोन करके पूछ लेना, मैंने पूछा ही हो तो उनसे भी कितने कोर्स बिक गए, ये हो सकता है। सिर्फ मेरे को यहाँ पे ये था कि जो स्टूडेंट मेरे से रियल में पढ़ना चाहते हैं मैं उनको पढ़ा पाऊँ, बस। क्लियर होगी ना बात? तो आप पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो तो समझ लो, पछताओगे बाद में, ठीक है। क्लासें नहीं मिलेगी क्योंकि धीरे धीरे वो प्रजाति ख़त्म हो रही है यूट्यूब पे भी या कहीं पे भी, जो समझाना चाहते हैं। और आप समझना, कोई समझाना नहीं चाहेगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आजकल तो ज़माना चल गया PPT का भाई, डिजिटल में PPT, यानी वो ज़माना वापस आ गया जो ज़माना 2-3 साल पहले बदला था। अभी पहले क्लास में बुक लेके मास्टर जाता था और बुक से देख के पढ़ाता था, फिर सिर्फ मार्कर लेके जाने लगा। अब मार्कर भी लेके नहीं जाता, वो टच करता है, ठीक है। यानी टीचर को वापस उसी रास्ते पे आ गया। पहले बुक लेके जाता था, वो मैनुअल बुक होती थी, अब डिजिटल बुक लेके जाने लगा वापस। लिखा आता है कुछ, ये है ये है ये है। अरे वो किताबों में लिखा है वैसे के वैसे, उस टीचर को मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूँ। वो सीधा जो पढ़ाता है ना, इतने प्रजातियाँ जो आने लगेगी भी, उसको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी यार। लिखा हुआ है, याद कुछ करना नहीं है। उसको किस प्रकार से याद किया जाए? एक टीचर जब एक क्लास के लिए 10 घंटे मेहनत की है किसी ने, तो वो अच्छा समझा पाएगा?
या वो जो लिख के लेके आया है वो नहीं समझा पाएगा भैया पीपीटी पे, ठीक है। वो फिर क्या करेगा, वो आपको जल्दी से जल्दी निपटा दो, एक ही क्लास में तंत्रिका तंत्र खत्म। वो वीडियो देखते हैं लोग, है ना। तो आप पढ़ लो, आप आए हो यहाँ पे, आप बहुत भाग्यशाली हो, ठीक है, खुश नसीब हो आप भी, आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र, कुछ भी नहीं है भाई। ये स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र ऐसा बोला जाता है भी अपने आप काम करता है, स्वतंत्र होता है दिमाग से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बात है। ये भी मैंने किस प्रकार से बताया भी आपको, एक पूरा जाल बना के नेटवर्क बना के बताया भी एक दूसरे से किस प्रकार कनेक्ट होते हैं, किस प्रकार से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो पेरिफेरल, और पेरिफेरल से क्या होता है, ये ऑटोनोमिक, ठीक है ना। ये क्या है, पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल के बाद पी यानी सी, सेंट्रल के बाद पी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी इसके नेटवर्क बना के मैंने बताया भी ऑटोनोमिक पहुंचाया आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे एक मैंने पीछे नहीं समझाया, एक रिफ्लेक्स आर्क होता है, रिफ्लेक्स आर्क, वो आप समझ लेना, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क किससे संबंधित है, वो स्पाइनल कोड से संबंधित है, यानी स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु से संबंधित है, मेरुरज्जु से संबंधित है। तो मेरुरज्जु क्या होता है, उसके अंदर देखो, आपके जैसे मैंने यहाँ पे कुछ गर्म चीज़ रखी और ये आपका हाथ था, ठीक है, और हाथ से जैसे एक गर्म चीज़ लगी ना आपके, आप हाथ वापस कर लेते हो, तो ये क्या है, ये स्पाइनल कोड, और इसके अंदर एक न्यूरॉन होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये न्यूरॉन जो होता है, ये न्यूरॉन इस हाथ पे लगा होता है, ये न्यूरॉन यहाँ तक लेके जाता है, और इसको रिफ्लेक्टिंग न्यूरॉन भी बोलते हैं या मीडिएटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, रिफ्लेक्ट, ठीक है, बीच का न्यूरॉन है ये, और ये आपका रिफ्लेक्ट होके वापस इसी हाथ में जाता है और इसको आज्ञा देता है भी वापस कर ले, ठीक है। तो यहाँ से सेंसरी नर्व आता है, ये मोटर नर्व है, ठीक है, और बीच के अंदर न्यूरॉन होता है स्पाइनल कोड के अंदर, ये रिफ्लेक्ट करता है। मतलब सीधी स्पष्ट बात है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है आपसे मैं बताऊँ। मेरा हाथ है मान लो, और ये मोमबत्ती जल रही है नीचे, मोमबत्ती के ऊपर मैंने हाथ लगाया इस प्रकार से, ये हाथ लगाऊंगा तो यहाँ पे गर्म महसूस होगा, तो यहाँ पे कुछ न्यूरॉन होंगे, वो यहाँ पर लेके जाएंगे, मेरे कहाँ तक लेके जाएंगे, स्पाइनल कोड तक लेके जाएंगे। अब स्पाइनल कोड के अंदर वो महसूस करेगा, ये न्यूरॉन इसको महसूस करेगा भी ये कोई मेमोरी बन गई भी, ये गर्म चीज़ है, इसको हाथ हटाना चाहिए नहीं तो जल जाएगा, पहले आपका कभी जला होगा इस प्रकार से, या आपने ये देखा होगा भी किसी का हाथ मोमबत्ती से जल जाता है, तो वो इसको रिफ्लेक्ट करेगा। वो रिफ्लेक्ट क्या करेगा, वो वापस खबर भेजेगा मोटर न्यूरॉन को यहाँ पे लिगामेंट के पास, ठीक है। लिगामेंट क्या करेगा, फिर उसको रिलैक्स कर देगा, ठीक है, यानी हाथ को हटाने के लिए वो क्या करेगा, इस प्रकार से कर देगा, तो वो हाथ अपने आप गर्म हट जाएगा। तो से कम समय में कोई संदेश भेजना हो ना, वहाँ पर काम करता है, देखो रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स आर्क होता है स्पाइनल कोड से, इतना याद कर लो, समझाने में टाइम और लग जाएगा, ज़्यादा समझाऊंगा तो ना, वैसे भी लंबी हो गई वीडियो। अब इसमें दो प्रकार के आपकी सिम्पैथेटिक नर्व होती है इसके अंदर, यानी अनुकुंपी तंत्रिकाएं होती है इसके अंदर, और दूसरी होती है पेरा सिम्पैथेटिक नर्व होती है इसमें, पेरा अनुकुंपी। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है यार कभी कभी, कुंपी तंत्रिका है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया मान लो, तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक, लेकिन आज के बाद आप कर पाओगे। ये मार्कर काम का नहीं है, इस मार्कर को उठाते हैं ना,
सोच के देखो, जब आप होते हो आपातकालीन स्थिति के अंदर, या आप कोई दुविधा से घिरे होते हो मान लो, या आपको कोई प्रॉब्लम हो गई शरीर में, या आप ऐसी स्थिति में हैं, इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में भी आपको किसकी ज़रूरत होगी? जब आप नॉर्मल हालात में न होगे, दूसरे हालात में होंगे। नॉर्मल हालात के बाद दूसरा इमरजेंसी वाला हालात आता है। एक तो आप होते हैं नॉर्मल हालात में, ठीक है। एक तो आप क्या होते हैं, एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब आप रेस्ट में होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, या आप डाइजेस्ट सिचुएशन के अंदर होते हैं, एक ही बात है। एक तो तब होते हैं, एक आप होते हैं इमरजेंसी में। आप आपातकाल स्थिति में होते हैं, आपातकालीन स्थिति में होते हैं। दो स्थिति आपके शरीर के अंदर होती है, या तो आप रेस्ट कर रहे हैं, आपका शरीर रेस्ट कर रहा है, या थोड़ा नॉर्मल काम कर रहा है। रेगुलर रूटीन के अंदर आप यूजुअल जो भी आपका डेली रूटीन में काम कर रहा है। एक होता है इमरजेंसी है, जैसे मेरे को एकदम भागना पड़ गया, इमरजेंसी है। कुत्ता आ गया मेरे सामने, मेरे को काटने को दौड़ा, इमरजेंसी आ गई, ठीक है ना। मैं कहीं से गिर पड़ा, इमरजेंसी आ गई। मैं भाग रहा था, मेरा सांस फूल गया, इमरजेंसी आ गई, ठीक है। यानी इस प्रकार की इमरजेंसी, युद्ध में जाना है मेरे को, इमरजेंसी आ गई। यानी आपातकालीन स्थिति और एक नॉर्मल स्थिति, दो स्थितियां होती है। तो जो आपातकालीन स्थिति के अंदर जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अपने आप काम करता है, वो क्या होता है? सिम्पैथेटिक नर्व। यानी आपको जब सिम्पैथी की ज़रूरत हो, सिम्पैथी तो जानते हो, ठीक है। आपको कोई थपथपाने वाला चाहिए, आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, ठीक है। आपका ब्रेकअप हो गया, मान लो आप, मैं मर जाऊंगा, तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। और फिर दोस्त आता है, यार रहने दे यार, रुक जा, ले एक बना रहे, बना दो, बना तीन, बना, ठीक है, बना के दे दिया। वो सिम्पैथी दी आपको, है ना, समझ में आई? यानी उस समय सिम्पैथी की जरूरत होती है, उस समय सिम्पैथी दी आपको ना, ठीक है। तो आप किस में इमरजेंसी में थे, आपको चाहिए थी सिम्पैथी, तो उस समय अनुकुंपी तंत्रिकाएं काम करती है आपकी। पैरा अनुकुंपी, जब आपको क्या जरूरत नहीं होती, आप रेस्ट में होते हो। अब मैं रेस्ट में पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरे को कोई आपकी सिम्पैथी की जरूरत है? नहीं है। मेरे को दुख हो जाए, आपकी सिम्पैथी की जरूरत पड़ेगी ना? हाँ, तो वो आपातकालीन स्थिति है जिसमें किसी की सिम्पैथी की जरूरत पड़े। जिसमें न पड़े वो पैरा सिम्पैथेटिक है, ठीक है, यानी साधारण हालात में। अब साधारण हालात में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। और सिम्पैथी जो होती है उसमें क्या होता है? सबसे पहले वो क्रियाएं जो आपके शरीर के अंदर होती है, यानी कौन सी क्रियाएं? अनैच्छिक क्रियाएं। ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है आपकी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, ये बात रखना है याद। कौन सी? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। जो हमने किस में किया था? मेडुला ओब्लोनगोटा पे किया था। मेडुला ओब्लोनगोटा के अंदर जो किया था, वे क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं जिन पे नियंत्रण करने का काम कौन करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमिक नर्व तंत्रिकाएं करती है ना, ठीक है। तो क्या करेगी? जब आपको इमरजेंसी हो, तो एक बात याद रखो, जब हमें इमरजेंसी होगी ना, तो इमरजेंसी के अंदर दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो ग्लूकोज की, और प्लस में ऑक्सीजन की। और जहाँ से हमें क्या मिलती है? फिर एटीपी ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जब ये अभिक्रिया होती है तो हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी हमें, आपको पता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और ऊर्जा की ज़रूरत होगी। ग्लूकोज, जब ये दोनों मिलेंगे तभी तो हमें एटीपी मिलेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलेगी सेल के अंदर। ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाना है, ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना है, ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा ले आनी है। तो उसके लिए जो जो चीज़ काम आएगी वो सारी की सारी कौन करेगा? सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम उसको बढ़ा देगा। जैसे जी ग्लूकोज के लिए क्या करना होगा? बोलो, ग्लूकोज के लिए क्या करना पड़ेगा जी? ग्लूकोज के लिए सबसे पहले तो लीवर स्टिमुलेट करना पड़ेगा। स्टिमुलेट। यकृत को क्या करना पड़ेगा? तो यकृत को उत्प्रेरित करना पड़ेगा।
दूसरा क्या करना पड़ेगा, लीवर को उत्प्रेरित करेगा तो वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देगा, है ना। दूसरा क्या करना पड़ेगा, तो इस इमरजेंसी हालात में ग्लूकोज की ज़रूरत है, ऊर्जा की जरूरत। ऊर्जा क्यों ज़रूरत है जी, भागना भी पड़ सकता है, हमें ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। शरीर को ज़्यादा ऊर्जा क्यों चाहिए, क्यों शरीर ज़्यादा काम करेगा इमरजेंसी हालात के अंदर। भागना है तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, ठीक है ना। अब सो तो नहीं पाओगे इमरजेंसी के अंदर, बीमार हुआ मान लो इमरजेंसी है तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिए शरीर को, क्योंकि हमारे सेल जो हैं वो किससे फाइट कर रहे हैं, तो वो फाइट कर रहे हैं किससे, रोगों से, ठीक है। ये करिए। आपके ब्लड जो है, ब्लड से याद आया भी आपके हार्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। हार्ट रेट क्यों बढ़ाना पड़ेगा जी, बताता हूँ। और आपके रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना पड़ेगा, यानी आपका हृदय दर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, श्वसन दर बढ़ाना पड़ेगा। हाँ जी, श्वसन दर बढ़ेगा तब ऑक्सीजन बढ़ेगी, आपको पता है। और जब यकृत और ये दोनों ग्लूकोज और ऑक्सीजन को पहुंचाने का जो काम करेगा, ऑक्सीजन ग्लूकोज को जो पहुंचाना है आगे, वो तो हृदय दर बढ़ेगी तभी जाएगा ना। जल्दी 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 पंप करो, है ना। और ये हार्ट रेट बढ़ गया तो आपको पता है ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बीपी बढ़ जाएगी आपकी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी रक्तचाप, उच्च रक्तदाब हो जाएगा। रक्तदाब बढ़ेगा घटेगा मैं तो बताऊंगा मैं, ठीक है। रक्तदाब के साथ क्या होगा, प्यूपिल डायलेशन होगा आपका, आंखें चौड़ी हो जाएगी। पुतली का आकार बढ़ जाएगा, पुतली फैल जाएगी। कितनी फैलेगी ये तो बाद की बात है, ठीक है। वेसो डायलेशन हो जाएगा, क्योंकि खून ज़्यादा चाहिए, वेसो डायलेशन हो जाएगा आपका। खून ज़्यादा चाहिए तो यानी जो रक्त वाहिका है वो चौड़ी हो जाती है, सीधी बात कहो, रक्त वाहिका फैल जाती है, वो चौड़ी हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें होगी, समझ में आ गया। लेकिन एक चीज़ इसमें कम होती है, वो क्या कम होती है, इस बात को याद रखना। अनुकूपी तंत्रिका मिटा देता हूं मैं यहाँ पे। डाइजेशन रेट जो होता है ना वो कम हो जाता है, पाचन दर कम हो जाती है। BMR की बात करें तो BMR क्या होता है, बढ़ जाता है घट जाता है, ये बात करेंगे आगे। देखो, अगर आपको ग्लूकोज और ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो किन किन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ें आपकी तेज़ हो जाए या कम हो जाए। ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा, लीवर स्टिमुलेट करना पड़ेगा। लीवर स्टिमुलेट हो गया तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंसुलिन का कार्य ख़त्म करके ग्लाइकोगोन का कार्य बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो हमें सांस की दर बढ़ानी पड़ेगी, रेस्पिरेटरी बढ़ेगा। रेस्पिरेटरी और ग्लूकोज का रेट बढ़ेगा जैसे ही वो, तो क्या करेगा, हार्ट को बढ़ना पड़ेगा। हार्ट जैसे ही अपनी गति बढ़ाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तेज़ काम कर रहा है तो अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो वेसोडाइलेशन यानी रक्त वाहिकाएँ चौड़ी हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा खून जल्दी से जल्दी शरीर तक पहुँचाया जा सके। हमारे शरीर में इमरजेंसी हालात आ चुकी है, ठीक है, ऐसा काम होगा। प्यूपिल्स यानी पुतलियाँ आपकी बड़ी हो जाएगी ताकि अच्छे से अच्छा हम देख पाएँ, ठीक है, बढ़िया से बढ़िया देख पाएँ। रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऐसा, और जब इमरजेंसी हालात में होते हो ना, बीमार होते हो या कोई भाग रहे होते हो, आप वर्कआउट कर रहे होते हो, उस समय एक बात याद रखना, आपकी पाचन दर रुक जाती है। पाचन दर यानी पाचन क्रिया बंद के नाम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो जब सिंपैथी की ज़रूरत होती है ना तो आपकी पाचन क्रिया जो है वो घटती है। बाकी चीज़ें BMR रेट बढ़ जाएगा, लीवर स्टिमुलेट होगा, ज़्यादा होगा, हृदय दर बढ़ जाएगी, श्वसन दर बढ़ जाएगी, रक्तदाब बढ़ जाएगा, पुतलियाँ ज़्यादा बढ़ जाएगी और इनका भार भी बढ़ जाएगा। यानी ये चीज़ें बाकी बढ़ रही है सिंपैथी में। एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ घट रही है, बाकी सारी की सारी जो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं जो करते हैं अंग या अनैच्छिक क्रियाएं आपके शरीर में होती है वो बढ़ती है। एक चीज़ घटती है जब इमरजेंसी सिंपैथिक नर्व सिस्टम क्या करता है, इनको बढ़ाने का काम करता है। इमरजेंसी में जो चीज़ बढ़ती है यानी उनको बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, यानी अनुकुंपी
क्या है, तंत्रिकाएं जो है वो क्या करती है, तो आप कहोगे यकृत, हृदय दर वगैरह वगैरह को बढ़ाने का काम करती है, लेकिन पाचन दर को कम करती है। ठीक है, क्योंकि पाचन दर इमरजेंसी हालात के अंदर कम हो जाती है। ठीक है ना, आपको उल्टियाँ वगैरह आती है बीमार होने पर, वो उसका कारण क्या है, क्योंकि जो आपकी डाइजेशन रेट है वो कम हो गया और आपके शरीर में आपने खाया है वो वापस आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये बात अगर कहें तो नॉर्मल हालात में पाचन दर है वो ठीक रहती है, नॉर्मल रहती है, बड़ी रहती है। ठीक है, बीएमआर रेट की बात करें तो ये नॉर्मल रहता है। ठीक है, यानी ये घट जाता है, बीएमआर रेट नॉर्मल हालात में घटेगा। लीवर स्टिमुलेट नॉर्मल रहेगा। ठीक है, हृदय दर नॉर्मल रहेगी, आप कहोगे घटेगा। रेस्पिरेटरी दर आप कहोगे जी नॉर्मल रहेगी। रक्त दाब नॉर्मल रहेगा। पुतली नॉर्मल रहेगी। ठीक है, और रक्त वाहिका क्या है, नॉर्मल रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल हो जाएगी अगर आप इमरजेंसी में नहीं हो, यानी जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। बात क्लियर हो गई क्या? भी ये चीज़ें बढ़ाने का काम करेगा इमरजेंसी के अंदर भी। इमरजेंसी है तो ये काम करेगा, और ये क्या करेगा, ये काम करवा देगा। नॉर्मल हालात में आए, आपने सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ये नर्वस सिस्टम आपका काम करता रहता है। जैसे इमरजेंसी आई, मेरे को भागना है, वैसे ही क्या करेगा, ये काम करना शुरू करेगा और ये चीज़ें इसके साथ में हो जाएगी, ये चीज़ें इसके साथ में हो जाए। जैसे इमरजेंसी से साधारण हालात में आएंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा और क्या करेगा, इन चीज़ों को नॉर्मल कर देगा। ठीक है, ये बात थी। क्लियर हुई? क्लियर हुई क्या? हृदय दर, हृदय हार्ट बीट बढ़ा देगा, मतलब कुछ भी चीज़ हो, आप रेगुलर पढ़ते हो तो आपको नॉर्मल चीज़ें पता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई हमारा। ये आपका नर्वस सिस्टम खत्म, नर्वस सिस्टम आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया, हो जाएगा। आगे क्रोमोसोम भी हो गया आपका, लगभग चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। जो भी बचता है मैं देख लूँगा, जो भी बचता है मैं देख लूँगा, मेहनत मैं करूँगा, आपको नहीं करनी है, आपको पढ़ना है सिर्फ। जो चैप्टर रहते हैं एक एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर डिजीज़ भी हो गई अपने। ठीक है, जो भी रहता है वो सारा कंप्लीट करेंगे। क्लियर है आपकी बात? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।